नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ आवाज़ आ रही होगी मेरी आप तक। नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सभी को, गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग, बढ़िया रहें सभी। हाँ भाई, एक बार आपकी तरफ से बता दीजिए कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। कम आ रही है तो वो आपकी दिक्कत है, अगर आ रही है तो बता दो बस कि आवाज़ आ रही है। कम आ रही है तो आप हेडफोन लगाइए, मेरी आवाज़ इतनी रहने वाली है, इससे ज़्यादा मेरी आवाज़ नहीं होगी क्योंकि चिल्लाया नहीं जाता मेरे से। बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये क्लास किस कंपटीशन के लिए है। तो भाई ऐसा है कि हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पढ़ रहे हैं, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होती है और बराबर सभी एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है। और आप चाहे पटवारी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, चाहे वो आप रीट एसएसटी का देने जा रहे हो, चाहे वो आप फर्स्ट ग्रेड का देने जाओगे, चाहे आप ग्राम सेवक का देने जाओगे, हर एग्ज़ाम के लिए यह आपके बराबर की उपयोगी रहेगी। ठीक है, पहली बात तो ये। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले 5 मिनट में आपके लूँगा कि आगे की मैं पूरी रणनीति बता दूं कि किस हिसाब से, किस सिस्टम से क्लासें चलने वाली है। सबसे पहली बात, हम क्या करेंगे, हम छठी से लेकर ऑलमोस्ट 12वीं तक की किताबों का अध्ययन करेंगे। और इस चरण में सबसे पहले हम ध्यान ये रखेंगे कि छठी से 12वीं तक की किताबों में वो सारे टॉपिक पढ़ेंगे जो सबसे पहले रीट एसएसटी लेवल 2 में है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये कि रीट एसएसटी लेवल 2 में है। ज्योग्राफी पढ़ेंगे सबसे पहले, भूगोल के वो सारे के सारे टॉपिक पढ़ेंगे हम। और मेरा प्रयास रहेगा कि आपको करीबन जुलाई अगस्त में ये सारा का सारा मैं करवा दूंगा, ताकि सितंबर में फिर आपको केवल रिवीजन करना ही शेष बचे। तो सबसे पहले भूगोल करेंगे हम। भूगोल के जो जो टॉपिक के छठी से लेकर 12वीं तक के जो जो टॉपिक आएंगे सारे कर लेंगे। और उसके बाद भाई आवाज़ नहीं बढ़ाई जाएगी, आवाज़ मेरी इतनी रहेगी। आप अपना हेडफोन वगैरह है वो सेट कर दो, अगर नहीं होता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, बाद में सुन लेना। मेरी आवाज़ यही रहने वाली, आप कमेंट भी ना करें आवाज़ के बारे में। तो सबसे पहले ज्योग्राफी करेंगे, उसके बाद में इकोनॉमिक्स के टॉपिक करेंगे, हिस्ट्री के टॉपिक करेंगे। तो ये सारे की सारी चीज़ें जो है वो कंटिन्यू चलेगी। आप लोग जो है आराम से इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ये पढ़ने के बाद आपको छठी से 12वीं तक की बोर्ड की पुस्तकें पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी 1% भी। बस आप इनको ढंग से पढ़ लेना। आपको ना छठी की किताब खोलनी पड़ेगी, ना 7वीं की खोलनी पड़ेगी, ना 8वीं, ना 12वीं, एक भी किताब आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है। बस मैथ्स आप है वो इतना इसको ढंग से कर लेना नियमित रूप से। एक ये बात। सबसे लास्ट बात, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे अंतिम बात कि ये जितना भी मैं पढ़ाऊंगा इसमें एनसीईआरटी भी मिक्स हो जाएगा, ताकि आपको एनसीईआरटी भी देखना ना पड़े। और एक छोटी सी बात और भी कहना भूल रहा हूँ मैं, कि अगर आपका बढ़िया रिस्पॉन्स रहता है तो सप्ताह में ये 3 क्लासें ले लूँगा, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। अगर आपका रिस्पॉन्स ठीक ठाक नहीं रहता है तो मैं 2 दिन तो लूँगा ही लूँगा क्लास। शुक्रवार और शनिवार को 2 दिन लंबी क्लास चलेगी और उसके बाद फिर है वो आपके लगातार रहेगी, 1.5-2 घंटे रहेगी। तो आप उसको ढंग से समझना अच्छे से, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी क्लास से डेफिनेटली फ़ायदेमंद होगी। और अब आप ध्यान से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, कॉपी वॉपी लेके बैठिए, लिखिए अच्छे से और समझिए। ये कमेंट्स करना छोड़ दीजिए माइक वाले, क्योंकि मैंने बोल दिया मेरी आवाज़ इतनी रहने वाली है और हम बात को है वो शुरू कर रहे हैं अभी। ये ज्योग्राफी पहले पूरी करेंगे, फिर इकोनॉमिक्स के टॉपिक पूरे करेंगे। कोई पीडीएफ शेयर नहीं करूंगा,
क्योंकि ये पीडीएफ आपकी फ़ोन मेमोरी में जमा रहती है। इससे अच्छा है कि पेन कॉपी लेके साथ में बैठो और शॉर्ट में नोट करते जाओ। पीडीएफ वीडीएफ कुछ भी मिलने वाली नहीं है। आप जितना हाथ से लिखोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, इसलिए मैं आपको किसी भी प्रकार से ऐसे निर्भर नहीं करना चाहता। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम छठी क्लास से। छठी क्लास में हमारे क्या क्या है चैप्टर के अंदर। देखिए छठी क्लास के जो ज्योग्राफी दी हुई है, इसमें रीड के अंदर कौन कौन से चैप्टर हमारे परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपके पृथ्वी की एक प्रकार से पृथ्वी का आकार कैसा है, ये हम सबसे पहले देखेंगे। अभी पृथ्वी का आकार ये छठी क्लास के अंदर है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट देखा जाएगा पृथ्वी का अक्ष व कक्ष, इन दोनों के बारे में। उसके बाद में हम देखेंगे अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में। ये सारे के सारे 10th में 6th में भी है और आगे हायर लेवल के एग्जाम्स में भी है। ठीक है, अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में देखेंगे। और उसके बाद में जो चौथा जो चैप्टर आएगा उसमें पृथ्वी की गतियां आएगी कि कौन कौन सी गतियां, ध्यान रखना ये एसएसटी में सारे के सारे टॉपिक है, गतियां आएगी। गतियों के बाद में पांचवा जो टॉपिक आएगा वो आएगा जलवायु क्षेत्र। तो छठी क्लास के अंदर और 11वीं क्लास के अंदर ये सारे के सारे चैप्टर हैं जो हमें पढ़ने हैं। 11वीं या 12वीं क्लास के अंदर ये 5 चैप्टर है और ये आपके 5 अंकों की एक यूनिट है। कहाँ पे? रीड L2 SST के अंदर। तो अब हम शुरुआत कर रहे हैं इस जगह से। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ कि इस टॉपिक की अगर मैं गहराई की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा गहरे टॉपिक है, लेकिन मेरी यहाँ पे गहराई रहेगी 12वीं तक की। 12वीं से ज़्यादा आपके मैं नहीं ले जाऊँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ 12th तक ले जाऊँगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका एक भी सिंगल प्रश्न भी इस टॉपिक से गलत नहीं होगा। अगर आप इस सारे टॉपिक को अच्छे से सुनोगे, अच्छे से आप एक प्रकार से रेडी करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले पृथ्वी के आकार के ऊपर कि पृथ्वी आखिर है कैसी। हम बहुत जगह अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं। किसी जगह ये पढ़ते हैं कि पृथ्वी गोल है, किसी जगह पढ़ते हैं पृथ्वी चपटी है, किसी जगह पढ़ते हैं कि पृथ्वी अंडाकार है, किसी जगह कोई और पढ़ते हैं। तो आखिर में पृथ्वी है कैसी। तो सबसे पहली बात तो ये कि पृथ्वी का आकार कैसा है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं पृथ्वी का आकार है वो एक्चुअल में है कैसा। तो देखिए आकार कैसा है। अब अगर मैं बात करूं तो पृथ्वी का आकार कुछ इस प्रकार से है। पृथ्वी का आकार बिल्कुल गोल नहीं है। अगर कहीं लिखा आता है कि पृथ्वी गोल है तो ये बिल्कुल गलत है। गोल का मतलब क्या होता है? गोल का मतलब ये होता है कि जब आपके उत्तर से दक्षिण ये लंबाई और पूर्व से पश्चिम ये लंबाई अगर दोनों बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं? गोल कहते हैं। जैसे अगर आप बात करते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, फुटबॉल का एग्जाम्पल लेते हैं। अब आप फुटबॉल को अगर ऊपर से नीचे मापोगे या पूर्व से पश्चिम मापोगे तो आपको लंबाई बराबर मिलेगी। इसका मतलब साफ है कि फुटबॉल गोल है, उसकी आकृति कैसी है? गोल है। लेकिन पृथ्वी ऐसी नहीं है, पृथ्वी गोल नहीं है। पृथ्वी की आकृति मानी जाती है जियोइड। ठीक है, कैसी मानी जाती है? जियोइड मानी जाती है। अब जियोइड होता है क्या है? जियोइड का मतलब क्या होता है? जियोइड का मतलब ये होता है कि ऐसी आकृति जिसकी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम लंबाई में भिन्नता हो, व्यास में भिन्नता हो, उसे हम कहते हैं जियोइड। देखिए मैं एक सामान्य एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये है उत्तर से दक्षिण का व्यास। व्यास का क्या मतलब? जैसे मेरे पास ये ग्लोब है। अब अगर आप इस ग्लोब के या आप जहां कहीं खड़े हो उस जगह को हम अगर खोदना शुरू करें और आमने सामने निकलें तो उसकी जो लंबाई होगी उसे हम व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। मतलब जैसे ये ग्लोब है, इस ग्लोब के अंदर यहां से अपन खोदना स्टार्ट करें, केंद्र से होते हुए आमने सामने अगर निकलते हैं तो इसकी जो आपकी दूरी है, जो आपकी लंबाई रहेगी, उसे अपन क्या कहते हैं? व्यास बोलते हैं। अब देखिए उत्तर से दक्षिण अगर पृथ्वी का व्यास बताएं, ये नॉर्थ और साउथ, तो ये पृथ्वी का व्यास आ जाता है 12,714 किलोमीटर। और अगर अपन इस पूर्व से पश्चिम व्यास की बात करें तो आपकी ये व्यास आ जाता है 12,756.6 किलोमीटर। अब आप समझिए कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम व्यास के अंदर भिन्नता आ रही है करीबन 42.6 किलोमीटर, या इसको आप कह दो 43 किलोमीटर की। तो 43 किलोमीटर की भिन्नता जो आ रही है, इसका मतलब साफ है कि आपके यह जो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो
और आपकी पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो, ये दोनों लंबाइयों में डिफरेंस है, और जब दोनों लंबाई में डिफरेंस होगा तो उसे अपन गोल वस्तु नहीं कह सकते। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं, जैसे आप कोई गोल बॉल ले लो, अब जैसे आपने मान लो ले लिया कोई फुटबॉल ले लिया, फुटबॉल को ऊपर से नीचे की लंबाई और बाएं से दाएं, इसके पूर्व से पश्चिम की लंबाई बराबर होगी। जैसे मान लो कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई 100 किलोमीटर है, तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई भी अगर 100 किलोमीटर हो तो फिर हम उसे गोल कहते हैं। ऐसा पृथ्वी के साथ में नहीं है। पृथ्वी का उत्तर से दक्षिण और पूर्व के पश्चिम के बीच की लंबाई में कितना डिफरेंस आ जाता है, करीबन करीबन 43 किलोमीटर। यहां एक सवाल बनता है परीक्षा में, क्या सवाल बनता है कि ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में अंतर कितना है। ध्रुवीय व्यास कितना है, तो ध्रुवीय व्यास है हमारा 12,714 किलोमीटर, और विषुवतीय व्यास कितना है, तो विषुवतीय व्यास है 12,756.6 किलोमीटर। तो सीधा सवाल आता है, यहां छोटा सवाल ऐसे बनता है कि ध्रुवीय व्यास पृथ्वी का कितना है, या बनता है विषुवतीय व्यास कितना है, और यहां बनेगा कि पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास के बीच में अंतर कितना है। तो आपको ये तीनों आंकड़े ध्यान रखने हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ऐसी सारी आकृतियां जिनका ध्रुवीय व्यास और आपके विषुवतीय व्यास अलग अलग हो, उस आकृति को हम जियोइड या पृथ्व्याकार कहते हैं। ऐसी आकृतियां गोल आकृति नहीं कहलाती। और जिसका ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास बराबर हो, ऐसी आकृतियां क्या कहलाती है, गोल कहलाती है। इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखना कि पृथ्वी जो है वो आपके कैसी है, तो आप कहोगे पृथ्वी हमारे है ऑब्सोलेट, एप्लीसॉड, या फिर आप कह दो जियोआईडी, या कह दो पृथ्व्याकार। तो इस हिसाब से पृथ्वी की आकृति ये होती है। अब इसका तीसरा सवाल हमारी परीक्षा में ये बनता है कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो आप सिंपल सा उत्तर आएगा, 4 ऑप्शन आएंगे कि गोल है, या चपटी है, या आपकी पृथ्व्याकार है, जैसे इंग्लिश में जियोआईडी लिखा हुआ आएगा। तो कैसी है, तो आप है वो ये दोनों कहोगे। इंग्लिश में ऑब्लेट, एप्लीसॉइड भी बोला जाता है, इसे जियोआईडी भी बोला जाता है। और हिंदी में सामान्य शब्दों में हिंदी में लिखें तो हम कहते हैं पृथ्व्याकार। क्या कहते हैं, पृथ्व्याकार भी कहते हैं। तो इस स्क्रीन से आपको 4 सवाल मिल सकते हैं परीक्षा में, मतलब 4 में से कोई भी एक सवाल यहां से मिल सकता है। कौन कौन से, तो एक ये मिल सकता है, दूसरा ये ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास, और मिलता है आपको कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। तो दोनों के बीच में विद्यार्थियों कितना डिफरेंस है, 42.6 किलोमीटर का। ये है पृथ्वी की आकृति, ये है पृथ्वी का आकार। तो उम्मीद कर रहा हूं पृथ्वी का आकार आपको समझ में आ गया होगा। ये बात हो गई कंप्लीट। अब यहां पे बात अब आएगी, दूसरा बिंदु आएगा कि पृथ्वी का अक्ष व कक्ष में क्या डिफरेंस है, पृथ्वी का अक्ष क्या होता है और पृथ्वी का कक्ष क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए अपन एक नए स्क्रीन पे आ जाते हैं कि पृथ्वी का अक्ष क्या है और पृथ्वी का कक्ष क्या है। समझिए आप इस प्रकार से कि सबसे पहले हम समझते हैं पृथ्वी का अक्ष क्या होता है। अक्ष को हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सिस। क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। तो अब आप इसको, अगर आपने ग्लोब देखा हो, जैसे ये ग्लोब है, इस ग्लोब को अगर आप देख पा रहे हैं तो आप देखिए कि एक आप ये काला बिंदु, ये पॉइंट देख पा रहे हो, एक ये काला पॉइंट देख पा रहे हो। तो पृथ्वी को चीरता हुआ एक ये बिल्कुल जो ये लकीर है, ऐसे सीधी ये लकीर यहां से यहां तक, ये जो पॉइंट है इसको मैं इस प्रकार से बना देता हूं। जैसे मान लेते हैं ये पृथ्वी, यहाँ पे तो ये पृथ्वी, इसमें आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से एक सीधी आपके पृथ्वी को 2 भागों में केंद्र से गुजरती हुई रेखा काटती हुई प्रतीत होती है। इस रेखा को हम कहते हैं अक्ष। क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। समझना इस बात को। अब जो ये ग्लोब घूम रहा है, ग्लोब घूम रहा है, इसके बीच में जो ये आपके एक कील है, इस कील को ही हम क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि अक्ष क्या होता है, तो आप कहोगे कि पृथ्वी को आपके आमने सामने उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के से होकर गुजरने वाली रेखा, काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल माना जाता है, ये पृथ्वी का साउथ पोल माना जाता है। तो आप यूं कहिए कि पृथ्वी के नॉर्थ पोल और साउथ पोल से होके जो एक काल्पनिक रेखा गुजरती है, उस रेखा को ही हम क्या कहते हैं, पृथ्वी का अक्ष कहते हैं। और इसी अक्ष पर पृथ्वी घूमती है। इसी अक्ष पर विद्यार्थियों ध्यान रखना, पृथ्वी घूमती है। और इसी अक्ष पर पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, तब आप कहोगे पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व दिशा में।
किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रश्न आपके लिए और रेडी हो गया कि पृथ्वी का अक्ष किसे कहते हैं। तब आप कहोगे कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली या उनके आमने सामने जो एक रेखा गुजरती है, काल्पनिक रेखा, उस काल्पनिक रेखा को ही हम क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं। और इसी एक्सिस पर पृथ्वी घूमती है। इस प्रकार से ये देख रहे हो आप, ये जो घूमती है रेखा, इसे हम कहते हैं एक्सिस। और जिस दिशा से घूमती है उसे हम कौन सी दिशा है? वो पश्चिम से पूर्व। तो यहाँ पे दो प्रश्न बनते हैं कि एक्सिस किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न जो है वो आपके ये बनता है कि एक्सिस पर पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यहाँ से ये सवाल भी बनता है। इस GOID के बारे में मैं एक चीज़ और इसको अगर हिंदी में मैं कहूँ तो भू-आभ भी कहते हैं हिंदी में इसको। इंग्लिश में कहते हैं GOID, हिंदी में इसको भू-आभ भी बोलते हैं। तो आप वापस आते हैं इस पॉइंट के ऊपर। देखिए, तो ये हो गया एक्सिस। अगर मैं इसको नक्शे पे दिखाऊं, आपको एक मॉडल पे दिखाऊं, तो पृथ्वी का अक्ष ये है पृथ्वी का अक्ष। बस दो शर्तें पूरी कर रहा है। एक, आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिला रहा है, और पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजर रही रेखा, इसको पृथ्वी का अक्ष कहते हैं। और इसी अक्ष पर पृथ्वी घूमती है, और पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। बस इस दो चीजों को आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना, तो आपको अक्ष की बात समझ में आ गई। अब मैं बात करता हूं, अच्छा, अक्ष में एक चीज और ध्यान रखनी। अब पृथ्वी का अक्ष और वास्तविक जो एक प्रकार से पृथ्वी का अक्ष है वो, और हम ये देखते हैं कि हमारा जो उत्तरी ध्रुव है, बिल्कुल हम अगर इस मैप को, इस ग्लोब को अगर इसको सीधा ऐसे करें तो आप समझ सकते हो कि अब देखो ये अक्ष बिल्कुल एकदम 90 डिग्री पे है। लेकिन ऐसा 90 डिग्री पे है नहीं। इसको अगर अपन झुकाते हैं तो थोड़ा सा अक्ष झुक जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि अक्ष झुका हुआ कितना है। अब आप इसको सामान्य समझिए कि अगर मान लेते हैं कि ये अक्ष है, तो अगर ये अक्ष इसको 90 डिग्री मानते हैं तो अक्ष 90 डिग्री नहीं है, बल्कि अक्ष थोड़ा सा झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री अक्ष झुका हुआ है। मैं इसको मैप पे मानचित्र बना के समझाता हूं आपको कि अक्ष झुका हुआ कितना है। देखिए, अगर ये सीधा होता तो ये बिल्कुल ऐसे होता 90 डिग्री पे। सीधा होता तो कितना होता? बिल्कुल 90 डिग्री पे होता। ये है 90 डिग्री, और बल्कि 90 डिग्री पे ना होके ये थोड़ा सा झुका हुआ है। और ये झुका हुआ कितने डिग्री है? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो पृथ्वी का अक्ष कितना झुका हुआ है? तो पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ है 23.5 डिग्री। विद्यार्थियों, ध्यान रखना कि यह विषुवत रेखा है, और अगर ये 90 डिग्री और विषुवत रेखा के बीच, इसको 90 डिग्री क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यह 90 डिग्री का कोण बनाता है इस केंद्र के साथ में। अब देखिए, अगर ये 23.5 डिग्री झुक गया तो आप सीधी सी बात है कि अब ये 90 डिग्री कोण नहीं बना रहा, बल्कि 90 डिग्री माइनस 23.5 डिग्री कर देंगे, और 90 से 23.5 घटाएंगे तो सीधा बचेगा 66.5 डिग्री। इसलिए हम कहते हैं कि पृथ्वी अपने केंद्र पर कितनी झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपने केंद्र पर झुकी हुई है 66.5 डिग्री। कितनी झुकी हुई है? 66.5 डिग्री झुकी हुई है। और आपके अक्ष पर पृथ्वी अपने केंद्र के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है? 66.5 डिग्री का कोण बना रही है, और झुकी हुई कितनी है? 23.5 डिग्री। अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल और पूछूं कि पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर 40 डिग्री झुकी हुई होती तो अपने केंद्र के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती? तो आप कहते सर अगर 40 डिग्री झुकी हुई होती तो पीछे शेष बचता, 90 में से 40 घटा दो, पीछे बचता 50 डिग्री। मतलब ये होता है कि अगर पृथ्वी का अक्ष आपके 40 डिग्री झुका हुआ होता तो शेष कोण कितना बचता? 40 डिग्री झुका हुआ तो शेष कोण 50 डिग्री का बचता। तो सिंपल सा मैटर है कि जब भी आपके पृथ्वी का अक्ष जितने डिग्री झुका है उसको आप 90 डिग्री से घटाओगे तो पता चल जाएगा कि पृथ्वी का केंद्र के साथ कितने डिग्री का कोण है। तो अब आपके यहाँ पे एक दूसरा सवाल ये बनता है कि अक्ष कितने डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री झुका हुआ है, और पृथ्वी का केंद्र के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री का। अगर हाइपोथेटिकली एक एग्जाम्पल ले कि पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर 40 डिग्री झुकी हुई हो तो वो आपके केंद्र के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो आप कहोगे 50 डिग्री का। अगर मैं कहूं कि पृथ्वी आपके 80 डिग्री झुकी हुई हो अक्ष पर, अब देखो 80 डिग्री झुकने का क्या मतलब है? अक्ष यहां पे होता, अब 80 डिग्री झुकी हुई है तो पीछे कोण कितना बचेगा? 10 डिग्री का। जैसे अरुण ग्रह को हम लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका अक्ष 85 डिग्री के आसपास झुका हुआ है।
तो 85 डिग्री अक्ष झुक गया तो वो कोण बनाता है केंद्र के साथ महज 5% का, इसलिए वो ग्रह बिल्कुल लेटा हुआ ग्रह दिखाई देता है। तो अब इस बात आपकी क्लियर हो गई होगी कि अक्ष पर कितनी झुकी है 23.5 डिग्री, और कोण कितना बनाती है केंद्र के साथ 66.5 डिग्री का। ये बात ध्यान रखना, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि अक्ष पर पृथ्वी कितनी झुकी हुई है और केंद्र के साथ कोण कितना बनाती है, तो 23.5 डिग्री और आपके 66.5 डिग्री। अगर हाइपोथेटिकली परीक्षा में सवाल पूछे कि पृथ्वी, मान लेते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 33 डिग्री झुकी हुई है, 33 डिग्री का अगर झुकी हुई है, तो वो आपके केंद्र के साथ कितना कोण बनाएगी, तब आप 90 डिग्री में से 33 डिग्री घटा दो, पीछे जो बचेगा वो आपके केंद्र के साथ कोण हो जाएगा। ठीक है, जिसको भी आवाज नहीं आ रही है वो अपना हेडफोन लगा ले, हेडफोन नहीं है तो कोई बात नहीं, बाद में सुन लेना। ठीक है, मेरी आवाज इतनी ही रहने वाली, आपको सजेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, यही आवाज रहने वाली, इससे ज्यादा होगी नहीं, मेरी इतनी आवाज ही है। ठीक है, तो ये बात हो गई पृथ्वी के अक्ष की। अब देखिए, अब बात आती है पृथ्वी का अक्ष, आपके समझ में आ गया होगा। अक्ष से संबंधित 2-3 प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न ये पूछते हैं अक्ष किसे कहते हैं, दूसरा प्रश्न ये पूछते हैं कि जो अक्ष है इस पर पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है, और तीसरा सवाल पूछा जाता है कि पृथ्वी का अक्ष कितने डिग्री, पृथ्वी अक्ष कितने डिग्री झुकी हुई है। ये तीसरा सवाल ये पूछा जाता है अक्ष के संबंध में। अब बात आती है आपके कक्ष किसे कहते हैं। हमने ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है कि पृथ्वी जो है यह एक ग्रह है, और जो सूर्य है, ये मान लो सूर्य है, इस सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। और ग्रह किसे कहते हैं, ग्रह उस खगोलीय पिंड को कहा जाता है जो अपने निश्चित रास्ते पर, सूर्य के चारों ओर अपने निश्चित रास्ते पर और निश्चित गति से जो चक्कर लगाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम ग्रह कहते हैं, उसे हम प्लैनेट कहते हैं। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक प्लैनेट है जो अपने निश्चित, देखो विद्यार्थियों दो बातें ध्यान रखना, ग्रह की परिभाषा तब बदल जाती है जब वह ग्रह आपके अपनी दिशा बदल, रास्ता बदल देता है, यहां वो अपनी स्पीड बदल देता है। ग्रह की स्पीड और ग्रह का रास्ता हमेशा सेम रहता है, इसीलिए वो ग्रह कहलाता है। तो पृथ्वी जो है यह आपके सूर्य के चारों ओर एक निश्चित रास्ते पर और निश्चित स्पीड से घूमती है, इसलिए उसको ग्रह कहा जाता है। अब देखिए, पृथ्वी का जो रास्ता है, ये रास्ता ही पृथ्वी का क्या कहलाता है, कक्ष कहलाता है। इसे आप ऑर्बिट कह सकते हो, क्लास कह सकते हो। देखो, तो पृथ्वी की कक्ष किसे कहते हैं, तो आप कहोगे कि वो रास्ता जिस पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक प्रकार से परिक्रमा करती है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कक्ष कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, तो कहने का मतलब ये हुआ कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जिस रास्ते से चक्कर निकालती है उसे हम कक्ष कहते हैं। और कक्ष जो है वो किस आकृति का है, कक्ष भी गोल नहीं है, कक्ष है दीर्घवृत्ताकार। कैसा है, दीर्घवृत्ताकार कक्ष है पृथ्वी का। ये भी सवाल पूछते हैं परीक्षाओं में कि पृथ्वी का कक्ष कैसा है, किस आकार का है, तो हम कहते हैं कि पृथ्वी का कक्ष दीर्घवृत्ताकार है। अगर मैं इसको एक मॉडल के जरिए बताऊं आपको, तो आप ऐसे समझ सकते हो, ये है हमारी पृथ्वी, सूर्य, और इसके चारों तरफ पृथ्वी है जो इस पथ पर चक्कर लगाती है। ये पथ है आपके पृथ्वी का, इसे हम क्लास कहते हैं। ये है पृथ्वी की क्लास, बिल्कुल लिखा हुआ ऑर्बिट यहाँ पे। इसका आकार कैसा है, दीर्घवृत्ताकार आकार है, एक्लिप्स दीर्घवृत्ताकार आकार है इसका। तो सीधा सा प्रश्न आता है कि आवाज नहीं आ रही है तो फिर कोई बात नहीं, आप छोड़ दो क्लास को, जिसको आ रही है वो आप देख लो। आप डिस्टर्ब कर रहे हो, काफी हद तक डिस्टर्ब कर रहे हो, ये क्लास वाले पूरा ध्यान और गति सब कुछ डिस्टर्ब कर देते हैं। सोच रहा हूँ कि ये कमेंट सेक्शन ही बंद कर दें कल से, ताकि क्या ना ये फालतू की कमेंट ही ना देखने को मिले। ठीक है, चलो मैं वापस आ रहा हूँ। तो कक्षा पे आपको क्या ध्यान रखना है, कक्षा पे ये ध्यान रखना है कि पृथ्वी की कक्षा कैसी है, तो इस प्रकार से है, दीर्घवृत्ताकार है। ये आपने देख लिया होगा, पृथ्वी की कक्षा है दीर्घवृत्ताकार। पृथ्वी अपनी कक्षा में किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है, तो ये भी पृथ्वी किस ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और सबसे लास्ट बात, पृथ्वी अपनी कक्षा पर कितने टाइम में चक्कर निकालती है, तो उसी टाइम को हम वर्ष कहते हैं। 365 दिनों में एक चक्कर जो है वो पूरा कर लेती है। तो आपको कक्षा से संबंधित सारी बातें क्लियर हो गई होगी कि कक्ष क्या है और अक्ष क्या है। ठीक है, अब देखिए,
तो कक्ष और अक्ष समझ में आ गया होगा आपको, पृथ्वी का आकार समझ में आ गया, अक्ष क्या है ये बात मैंने क्लियर कर ली, कक्ष क्या है ये भी बात मैंने क्लियर कर ली। अब जो बात आएगी, जो तीसरी बात हम समझने वाले हैं, वो आती है आपकी अक्षांश व देशांतर के बारे में, कि अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है, इन दोनों चीजों के बारे में हम समझेंगे। देखिए, अक्षांश और देशांतर को समझने से पहले एक छोटी सी बात मैं और समझाना चाहूंगा, ताकि आपको अच्छी तरीके से अक्षांश व देशांतर दोनों बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए ये हमारी मान लेते हैं पृथ्वी। ठीक है, ये मान लेते हैं पृथ्वी। देखिए विद्यार्थियों, दो चीजों का अच्छी तरीके से ध्यान रखना, एक व्यास और एक परिधि। ठीक है, परिधि, परिधि और व्यास के अंदर डिफरेंस क्या है पहले ये समझिए। सबसे पहली चीज, जैसे ये ग्लोब है, अगर इस ग्लोब पर हम क्या करें, हम इस ग्लोब पर अगर मैं आपको यहां से रवाना करूं इस धरती के ऊपर 0 डिग्री पर, और अगर आप इस पूरे ग्लोब पर ऐसे घूम के आते हो तो इसे हम कहते हैं परिधि। और अगर ग्लोब की आमने सामने से होकर अगर अपन निकलते हैं तो उसे हम कहते हैं व्यास। बहुत ही आसान है। अगर जैसे मान लो कि एक आप जहां खड़े हैं, जहां बैठे हैं, वहीं से एक खड्डा करें और आपको आमने सामने निकाल दिया जाए, तो वो दूरी तय जो करोगे आप, उसे अपन व्यास कहते हैं। या फिर इस ग्लोब के चारों तरफ जो ये हम घूमते हैं, इसे हम परिधि कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सामान्य भाषा में बात कर देता हूं कि परिधि क्या है और व्यास क्या है। अब बात से कि सबसे पहली चीज, अगर अब आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी की परिधि कितनी है, व्यास तो आपने देख लिया 12,714 किलोमीटर और 12,756 किलोमीटर, ये व्यास तो आपने देख लिया। अब बात ये आती है कि पृथ्वी की परिधि कितनी है। ठीक है, अगर परिधि पूछा जाए तो पृथ्वी की परिधि में भी डिफरेंस है, पृथ्वी की परिधि सेम नहीं है। अब देखिए, सीधी सी बात है कि पृथ्वी की जो परिधि है, ध्रुवीय परिधि अलग होगी और आपके विषुवत रेखीय परिधि जो है वो अलग होगी। जहां तक ध्रुवीय परिधि की बात है, अगर कोई व्यक्ति एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक यात्रा करता है दोनों तरफ से, तो उस यात्रा करने के दौरान, मतलब आप यूं समझिए कि कोई व्यक्ति उत्तरी ध्रुव से रवाना होता है, पूरा ऐसे घूम के दक्षिणी ध्रुव पहुंच के वापस घूम के और अगर उत्तरी ध्रुव पहुंचे, तो उसको जो दूरी तय करनी पड़ेगी वो दूरी होगी आपके 40,008 किलोमीटर। ठीक है, 40,008 किलोमीटर। अगर एक व्यक्ति भूमध्य रेखा पर अगर रवाना होता है और एक पूरा राउंड निकाल के सेम उसी स्थान पे जब वापस आता है, तो आपके जो एक प्रकार से परिधि होगी, जितनी यात्रा तय करेगा, वो यात्रा की लंबाई है आपके 40,000 और आपके कितने किलोमीटर, 75 किलोमीटर। ठीक है, 40,000 और 75 किलोमीटर। अब आप सोचिए, अगर आप इस पूरी विषुवत रेखा को पैदल चलकर पार करते हैं, पूरी विषुवत रेखा को पैदल चलकर पार करते हैं, तो आप कितने किलोमीटर चल लोगे, 40,000 और 75 किलोमीटर चल लोगे। और अगर आप इसको ध्रुव से ध्रुव की ओर पैदल चलते हो और पार करते हो, तो आप इसको कितना करोगे, 40,008 किलोमीटर आप पैदल चल लोगे। तो सिंपल सा मैटर है यहाँ पे। अगर आपसे पूछा जाए कि ध्रुवीय परिधि कितनी है, तो ध्रुवीय परिधि हो जाएगी 40,008 किलोमीटर, और विषुवत रेखीय परिधि कितनी है, 40,075 किलोमीटर। और इसका तीसरा सवाल ये पूछा जाता है कि ध्रुवीय परिधि और विषुवत रेखीय परिधि में डिफरेंस कितना है, तो 40,075 में से 40,008 आप है वो घटा दो, पीछे जो बचेगा 67 किलोमीटर बचेगा पीछे, तो 67 किलोमीटर जो है वो आपके ध्रुवीय और आपके विषुवत रेखीय परिधि के बीच में डिफरेंस आ जाएगा। तो विद्यार्थियों, तीसरा सवाल इसका ये बनता है कि यूं कहिए कि परिधि में, विषुवत रेखीय परिधि और ध्रुवीय परिधि में अंतर कितना है, तो इसके बीच में अंतर कितना है, 67 किलोमीटर अंतर है। 67 किलोमीटर अंतर आ जाता है इन दोनों के बीच का। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये ध्यान इसलिए रखना है कि आगे जब हम अक्षांश और देशांतर पढ़ेंगे तब ये चीज बहुत काम आने वाली है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या इतनी क्यों है और देशांतर रेखाओं की संख्या इतनी क्यों है, तब आपके ये चीजें काम आएगी। अभी आपको ये दिमाग में रख लेना। तो देखिए, आपको परिधि भी दोनों की याद रखनी है, व्यास भी याद रखना है,
और सबसे तीसरी बात एक और, अर्धव्यास भी ध्यान रखना। अर्धव्यास क्या होता है, जो व्यास था उसका अगर अपन उसमें 2 का भाग दे देंगे तो हमें अर्धव्यास मिल जाएगा। 12,714 12,756 में 2 का भाग देंगे तो पृथ्वी का अर्धव्यास भी हमारे को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई पृथ्वी के व्यास की और परिधि की। ये सारी चीजें एक बेसिक ज्ञान हो गया। अभी तक हमने क्या क्या समझा है तो मैं वापस बता देता हूं आपको। अभी तक हमने समझा है, ये पृथ्वी का आकार देख लिया, अक्ष और कक्ष क्या होते हैं ये देख लिया, पृथ्वी की परिधि कितनी है, पृथ्वी का व्यास कितना है, ये सारी बातें देख ली। और अब हम देखने वाले हैं कि पृथ्वी का जो आपके अक्षांश और देशांतर रेखाएं कौन कौन सी है, कितनी है, कहां कहां है, ये सारी बातें जो है वो अब हम समझने वाले अक्षांश और देशांतर पे। तो देखिए विद्यार्थियों, अक्षांश देशांतर की ऑलमोस्ट हमने समझ विकसित कर ली। अब बात करेंगे अक्षांश और देशांतर पे। सबसे पहले हम आते हैं अक्षांश रेखाओं के ऊपर। अक्षांश रेखाओं को इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड कहते हैं। और अक्षांश रेखाओं में हम 3 चीजें देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसकी परिभाषा, उसके बाद देखेंगे इसकी विशेषताएं, और तीसरी बात हम ये देखेंगे कि मुख्य मुख्य अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी है। तो मुख्य मुख्य अक्षांश रेखाओं के बारे में भी देखेंगे। तो ये 3 चीजें हम देखने वाले हैं, परिभाषा क्या है और ये सब। देखो, ये जो विद्यार्थी कह रहे हैं ना कि आवाज कम आ रही है, मैं उनको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। परीक्षा हॉल में जब हम जाते हैं ना परीक्षा देने के लिए, तब हमारी आवाज इतनी मतलब तेज होती है, इतनी सुनने की क्षमता तेज हो जाती है कि जैसे ही पीछे कोई विद्यार्थी बैठा है या आगे कोई बैठा है या साइड में बैठा है 5 मीटर दूर, वो भी कुछ भी बोलता है ना तो भी हमें है वो आवाज आ जाती है कि वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि इसका उत्तर है वो दिल्ली है, मतलब बहुत एक हल्के से होठ भी हिलाता ना तब भी आपको समझ में आ जाता है कि ये दिल्ली बोल रहा है। और क्यों? क्योंकि वहां आपको उत्तर की जरूरत होती है, इसलिए वहां आवाज आ जाती है आपको। भले वो कितना ही धीरे बोल रहा है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाता है। यहाँ पे मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ फिर भी लिख रहे हैं आवाज कम आ रही है। अरे भाई, आवाज इतनी कम भी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे लाइव सुन रहे हैं, 3-4 बच्चों को दिक्कत आ रही है। आप यही विद्यार्थी जो कह रहे हैं ना कि आवाज कम आ रही है, यही विद्यार्थी परीक्षा हॉल में होठों के मूवमेंट से पता चलेगा इनको कि ये क्या कहना चाह रहा है। मतलब इतने होशियार हो जाते हैं एग्जाम हॉल के अंदर, जहां उनको आवश्यकता ही नहीं है। हेडफोन तो छोड़िए, पीछे मतलब 5 मीटर दूर बैठा हुआ, कोने में बैठा हुआ कोई विद्यार्थी अगर थोड़े से होठ भी हिलाएगा ना तो भी उसको लगेगा कि ये कह रहा है कि इसका उत्तर ये है। वहां आपकी बुद्धि इतनी काम करती है, जबकि यहाँ पे आपको लगता है कि मेरी आवाज कम है। क्यों? कोई बात नहीं, समय और परिस्थिति का गड़बड़ है, बाकी आवाज आपको कम नहीं लगती। आवाज तो जब आप किसी रूम के आगे से, किसी के घर के आगे से निकलते हो ना, और घर के अंदर जो बात होती है वो बात आप रोड से ही सुन लेते हो कि घर के अंदर क्या बात हो रही थी। मतलब उस समय आपके कान बहुत तगड़े काम करते हैं। किसी हॉस्टल में रह रहे हैं तो किसी दूसरे रूम में क्या बात हो रही वो आपको पता चल जाती है। आप किसी की ऐसी गुपचुप बातें सुननी हो वहां पे आपका काम कर जाता है, ये कान काम कर जाते हैं। लेकिन जहाँ कंटेंट आता वहां आवाज कम आती है। बिल्कुल आती है, क्योंकि जब हम स्कूल जाते थे ना, जब मॉर्निंग में उठते थे तो मॉर्निंग उठते ही कहते थे आज मेरा हेडेक हो रहा है, मेरा आज स्कूल में जा ही नहीं सकता। क्यों ऐसा लगता था? ऐसा इसलिए लगता था कि वो उसमें कौन माथा पड़ी, स्कूल कौन जाएगा, वो उसमें सर दर्द होते थे ना। आज वही आवाज वाली वही सेम बात है कि जब कंटेंट्स बहुत बढ़िया हो ना तो वो हर किसी को अच्छा घी पचता नहीं। एक्चुअल में दिक्कत यहीं पे आती है, बाकी आवाज में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत है हमारे इंटरेस्ट में। जिसको इंटरेस्ट है वो उसको तो आवाज तगड़ी आ रही है, जिसको इंटरेस्ट नहीं है उसके लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। तो आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप जाइए, मैं आपको बिल्कुल आमंत्रित नहीं करता हूँ कि यहाँ पे किस क्लास डिस्टर्ब करिए। होंगे 10 बच्चे भी होंगे तो भी मैं पढ़ा लूंगा। मुझे 500-1000 बच्चे चाहिए भी नहीं, कि वैसे 500 बच्चे सुन रहे हैं मैं देख रहा हूँ, लेकिन उनमें से 5-10 बच्चे क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा टाइम है वो खराब कर लेते हैं। तो कृपया करके आप इस आवाज के चक्कर में ना रहे, क्योंकि मैं सब समझता हूँ, मैं आप में से ही निकल के यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ कि आवाज़ आती है कि नहीं आती है, और कितने कान आपके काम करते हैं, कितनी आंखें आपकी काम करती है। अब बहुत इंटेलिजेंट है, सारी चीज़ें हैं, बस आप इसको थोड़ा सा समझ लो तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस यही चीज़ें। क्योंकि हम कहते हैं ना पढ़ते खूब है बट हमारा सिलेक्शन नहीं होता, होगा कहाँ से? जब कोई व्यक्ति इतना बोल रहा है वो भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो किताब पढ़ के आप क्या खाक समझोगे? ये तो हालत है आप लोगों की। ठीक है, अब वापस मैं आ रहा हूं अक्षांश रेखाओं की परिभाषा। देखिए, ग्लोब के ऊपर ग्लोब का क्या मतलब होता है? ग्लोब का मतलब होता है पृथ्वी की प्रतिकृति। प्रतिकृति का मतलब होता है नकल।
तो पृथ्वी की जो नकल है उसे हम क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। अब ये जो ग्लोब है, ये ग्लोब आपके क्या है, इसको आप समझिए। इस ग्लोब के ऊपर इस प्रकार से पश्चिम से पूर्व भी कई सारी रेखाएं खींची गई है, यहाँ पूर्व से पश्चिम कह दो, और इस ग्लोब के ऊपर इस प्रकार उत्तर से दक्षिण भी आपके ऐसी रेखाएं खींची गई है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, सारी की सारी रेखाएं कैसी हैं, काल्पनिक रेखाएं। ये असल में रेखाएं नहीं है, ये वास्तव में रेखाएं नहीं खींची गई है। आप कहीं पर भी अगर ऐसे पैदल चलोगे और आप अगर पैदल चलते चलते नीचे ढूंढोगे कि भाई ये कहीं अक्षांश रेखा नजर आ रही कि नहीं आ रही, डूंगरपुर बांसवाड़ा में जाके ढूंढोगे कि मुझे कर्क रेखा कहीं मिल तो नहीं रही है, ऐसी कोई रेखाएं वास्तविकता में पृथ्वी के ऊपर नहीं खींची गई है। ऐसी रेखाएं काल्पनिक है। काल्पनिक इसलिए है ताकि किसी भी क्षेत्र का एक प्रकार से लोकेशन, उसका टाइमिंग वगैरह सारी तरीके से पता किया जा सके, इस वजह से ऐसी रेखाएं खींची गई है। तो जितनी भी अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, इनमें एक बात अच्छे से याद रखना कि ये सारी की सारी कैसी है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ये सारी की सारी काल्पनिक रेखाएं हैं, ये वास्तविक रेखाएं नहीं है। पहली बात तो आप ये ध्यान रखना। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि जितनी भी रेखाएं ये लेटी हुई है, ये जो पश्चिम से पूर्व वाली रेखाएं हैं, ये सारी की सारी रेखाएं कैसी है, ये सारी रेखाएं कहलाती है अक्षांश रेखाएं। तो जितनी भी रेखाएं पूर्व से पश्चिम है उन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं, और जो उत्तर से दक्षिण उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो सिंपल सा मैटर हो गया कि रेखाएं परिभाषा के संबंध में अगर पूछे आपको तो आप ये कहोगे कि इस ग्लोब के ऊपर क्या परिभाषा दोगे कि इस ग्लोब के ऊपर पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। पहली बात तो परिभाषा होगी तय। अब बात आती है इसकी विशेषताओं की कि अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं क्या क्या है। अब देखिए सिंपल सा मैटर है, अक्षांश रेखाओं की विशेषता अगर हमें ज्ञात करनी हो तो थोड़ा सा हमें इस ग्लोब को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अक्षांश रेखाओं की क्या विशेषताएं। अक्षांश और अक्षांश रेखाओं में विद्यार्थियों बहुत ज्यादा फर्क है। देखिए अक्षांश और अक्षांश रेखाओं में क्या फर्क है, पहले हमें थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा अक्षांश क्या है और अक्षांश रेखाएं क्या है। ठीक है, देखिए ये मान लेते हैं पृथ्वी का केंद्र, ये पृथ्वी का केंद्र मान लेते हैं। ठीक है, बहुत सही तरीके से इस केंद्र से ये मान लेते हैं ये कोई रेखा है जो ये 15 डिग्री कोण बना रही है। ये केंद्र से जो रेखा है ये आपके मान लेते हैं 45 डिग्री का कोण बना रही है। ये कोई रेखा है इस केंद्र से जो 60 डिग्री का कोण बना रही है, और ये कोई रेखा है जो आपके 90 डिग्री का कोण बना रही है। समझते जाइए, सेम की सेम बात इधर भी है। 15 डिग्री, ठीक है ना, 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और आपके 90 डिग्री। तो पृथ्वी के केंद्र के साथ जो जितने डिग्री का कोण बनाता उसे हम उसको क्या कहते हैं, उसी को हम अक्षांश कहते हैं। ये इस अक्ष के साथ जो अंश बनाता, अंश का मतलब होता है कोण, पृथ्वी के अक्ष के साथ जो जितने डिग्री का कोण बनाता है, जो जितने डिग्री का अंश बनाता है, उसे अक्षांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अक्षांश कहा जाता है। इस अक्ष के साथ अगर 5 डिग्री का कोण है तो 5 डिग्री अक्षांश, 10 डिग्री का कोण है तो 10 डिग्री अक्षांश, 20 डिग्री का कोण है तो 20 डिग्री अक्षांश, 50 डिग्री का कोण है तो आपके 50 डिग्री अक्षांश। तो ध्यान रखिए, तो आप यूं समझिए कि पृथ्वी के अक्ष के साथ जो जितने डिग्री का कोण बनाता है उसे हम कहते हैं अक्षांश। क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। और दोनों तरफ एक ही गोलार्ध के अंदर दोनों तरफ के अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा। 5 डिग्री इधर और 5 डिग्री इधर के अक्षांश को मिलाएंगे तो उसे हम कहेंगे 5 डिग्री अक्षांश रेखा। 10 डिग्री और 10 डिग्री को जो मिलाएगी उसे हम कहेंगे 10 डिग्री अक्षांश रेखा। 15 डिग्री और 15 डिग्री को मिलाएगी तो हम उसे कहेंगे 15 डिग्री अक्षांश रेखा। 25 डिग्री और 25 को मिलाएगी तो उसे हम कहेंगे 25 डिग्री अक्षांश रेखा। 50 और 50 को जो मिलाएगी उसे हम कहेंगे 50 डिग्री अक्षांश रेखा। तो सिंपल सा मैटर है, अक्षांश किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि पृथ्वी के अक्ष के साथ जो जितने डिग्री का कोण बनाता है उसे हम अक्षांश कहते हैं। और दोनों क्षेत्रों के अक्षांश को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। समझ में आ गया होगा आपको कि अक्ष क्या है और अक्षांश क्या है। ठीक है, अक्षांश क्या है और अक्षांश रेखाएं क्या है, ये चीज अगर क्लियर हुई है तो अब आप सोचिए कि अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो अब सामने आ रही है वो ये, इसका प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है
क्योंकि आगे संख्या नंबर देखेंगे कि अक्षांश कितने हैं और अक्ष कितने हैं। ठीक है, अब बात आती है अक्षांश कितने हैं टोटल। टोटल अक्षांश की अगर अपन बात करेंगे तो देखिए, तो विद्यार्थियों अगर यहां से अपन शुरू करें तो सिंपल सा मैटर है, आप सभी को पता है कि ये जितना भी मैटर है ये सारा का सारा 360 डिग्री का होता है। कोई भी गोल क्षेत्र 360 डिग्री का होता है, अगर उसको आधा करते हैं तो वो 180 का हो जाता है। तो 180 ऊपर हो जाते हैं, 180 नीचे हो जाते हैं। ठीक है, अब इसको यूं समझिए, इसको यूं समझिए। अब देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री करते करते यहां तक आते हैं तो हो जाता है 90 डिग्री। तो देखिए सीधी सी बात है, 90 डिग्री टोटल इधर अक्षांश है 90 और 90 अक्षांश इधर है, और इनको अगर अपन मिलाते हैं, सीधी सी बात है, तो देखिए टोटल यहां अक्षांश हो जाते हैं 90 अक्षांश हो जाएंगे पूरे। तो अब आप समझिए कि उत्तर में 90 अक्षांश और दक्षिण में कितने अक्षांश, 90 अक्षांश। तो कुल मिला के अक्षांश कितने हो जाते हैं, 90 और 90 कितने हो गए, 180। तो कुल अक्षांश कितने हो गए, तब आप कहोगे विद्यार्थियों 180 अक्षांश होते हैं। कितने हो गए, 180 अक्षांश हो गए। ग्लोब के ऊपर कुल कितने अक्षांश होते हैं, 180 अक्षांश होते हैं। किसमें, आपके 90 ऊपर हो जाएंगे और 90 हो जाएंगे आपके नीचे। अब आप समझिए अक्षांश 180 हो गए ग्लोब के ऊपर। और अगर बात करता हूं कि अक्षांश रेखाएं कितनी होगी, यहां आपके इस चीज का सबसे बड़ी बात ध्यान रखना कि 90 और 90 180 तो हो गए अक्षांश। अब अगर अपन रेखाओं की बात करेंगे तो रेखाओं में बहुत बड़ा डिफरेंस आने वाला है। अगर आप इस एनसीईआरटी को या इसको फॉलो करोगे तो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ आएगा, मैं आपको बताऊंगा कहाँ गड़बड़ आ रहा है। अब देखिए कि अगर अपन यहां से शुरू करें 0 डिग्री से तो रेखाएं कितनी होगी। देखो जो 90 डिग्री का मैटर है, उत्तर का हो चाहे 90 डिग्री दक्षिण, रेखा किसे कहते हैं, दो भिन्न अक्षांशों को, एक ही गोलार्ध के दो भिन्न अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। तो मुझे आप एक बात बताइए, जो ये 90 डिग्री है इस ग्लोब के ऊपर, 90 डिग्री उत्तर का और 90 डिग्री दक्षिण का, क्या यहाँ पे दो अक्षांश है, यहाँ पे दो अक्षांश नहीं है। आप इसको यूं देखोगे तो देखो ये एक ही अक्षांश है, इधर भी एक ही अक्षांश है, तो यहाँ कोई रेखा खींची नहीं जाती। ध्यान से समझना कि इस जगह पे कोई रेखा खींची नहीं जाती। जब आपकी सीधी सी बात है कि यहाँ कोई रेखा ही नहीं खींची जाती तो दो अक्षांश रेखाएं कम हो जाती है सीधी। ध्यान से समझना, आप सारे बच्चे 181 बता रहे हैं कि अक्षांश 181 है। मैं छठी क्लास की किताब लेके बैठा हूं पास में, और छठी क्लास के अंदर स्पष्ट 180 लिखा हुआ है, और मैं इसको प्रूव करके बता रहा हूं आपको 180 कैसे है। टोटल 180 इसलिए है कि यह आपकी 1 डिग्री से शुरू होता है। ध्यान से समझना, 179 कहने वाले भी सुनना और 181 कहने वाले भी सुनना कि अक्षांशों की संख्या कितनी है। मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लेना और अपना फंडा क्लियर कर लेना। यहां से शुरू करते हैं अपन। देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करते करते 90 डिग्री, तो आपके ऊपर में कितने अक्षांश हो गए, 90। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते 90 इधर हो जाते हैं। तो 90 प्लस 90 टोटल अक्षांश कितने हो गए, 180। अब आपके 180, 181 कौन कह रहा है, 181 वो कह रहा है जो इस 0 डिग्री को काउंट कर रहा है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, क्या 0 डिग्री कोई कोण है, क्या 0 डिग्री कोई अंश है, नहीं है। सबसे छोटा अंश होता है 1 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री कोई कोण नहीं होता, इसलिए 0 डिग्री रेखा को रेखा माना जाता है, लेकिन उसको अक्षांश नहीं माना जाता। इस बात को अच्छी तरीके से समझ लेना कि जो 0 डिग्री है ये रेखा जरूर है, लेकिन ये 0 डिग्री अक्षांश नहीं है। ठीक है, तो 90 और 90 कितने हो गए, 180। अगर परीक्षा में सवाल आ जाता है कि आपके कि कुल अक्षांश कितने हैं, तो जो 180 करके आएगा वो तो है फायदे में। अगर आप 181 करके आओगे तो गड़बड़ी कर दोगे। क्यों, क्योंकि 181 अक्षांश नहीं है। 181 अक्षांश क्यों नहीं है, क्योंकि 90 और 90 ही है। ये जो 0 डिग्री है, आप सोचिए 0 डिग्री कोई अंश नहीं है, 0 डिग्री कोई, अब आपको कहे कि आप कितने डिग्री पे खड़े हो, अब आपको कहे कि ये रेखा अक्ष के साथ कितने डिग्री है, 0 डिग्री, तो वो अक्ष के साथ ही है। 0 डिग्री कोई भी इस प्रकार से अंश नहीं होता। इसलिए ध्यान रखना कि हमेशा हमारे को ध्यान रखना है अक्षांश कितने हैं, 180। इस बात को अच्छे से समझ लेना। फिर भी अगर आप 179 या 181 करके आओगे तो वो आपकी प्रॉब्लम। अब मैं बता रहा हूं कि अक्षांश रेखाएं कितनी है। अब रेखाओं की जहां तक बात आएगी तो रेखाओं की अगर अपन बात करेंगे तो जो दो अक्षांशों को मिलाती है उसे अपन अक्षांश रेखा कहते हैं। तो इधर से अपन एक एक से शुरू करेंगे तो 90 डिग्री को कोई नहीं मिलाता। क्यों, 90 डिग्री खुद एक ही कोण है, वहां दो कोण ही नहीं है। तो सिंपल सा मैटर चला जाएगा कि 89 उत्तर में 89 दक्षिण में, ठीक है, प्लस
एक रेखा 0 डिग्री, क्योंकि ये रेखा जरूर है, अंश नहीं है लेकिन रेखा जरूर है। तो 89 प्लस 1, तो ये आपके कितना हो गया, ये हो गया 179। तो देखिए एक ग्लोब के ऊपर अक्षांश कितने हैं 180 और अक्षांश रेखाएं कितनी है 179 अक्षांश रेखाएं हैं। कितनी है 179 अक्षांश रेखाएं हैं। अब आप पूछोगे कि सर ये एक का फर्क कैसे आ गया, वो मैंने अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया। अगर आपको ठीक जचता है तो याद कर लेना, नहीं तो आपकी इच्छा, जो आपको समझना है वो समझ लेना। तो 179 रेखाएं क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उत्तर का 90 डिग्री और दक्षिण का 90 डिग्री, ये दो 90 डिग्री ऐसे हैं जहां पे रेखा है नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं 89 ऊपर 89 नीचे प्लस एक 0 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश नहीं है लेकिन अक्षांश रेखा जरूर है। तो 89 प्लस 89 प्लस 1, तो कितने हो गए आपके 179। तो अगर आपसे पूछें कि अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं कितनी है 179, और अगर आपसे पूछे कि ग्लोब पर अक्षांश कितने हैं तो आप कहोगे 180 अक्षांश है। सीधा सा उत्तर। यहाँ पे एक चीज मैं छोटी सी और आपको समझाना चाहूंगा कि मानचित्र पर क्या स्थिति बनती है। ठीक है, मैं मानचित्र की स्थिति आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। मानचित्र पर कुल कितने अक्षांश है, तो मानचित्र पर अगर अपन अक्षांशों की बात करेंगे तो अक्षांश मानचित्र पर भी 180 ही है। मानचित्र और ग्लोब दोनों पर अक्षांश समान है 180 180, लेकिन बात यह है कि अक्षांश रेखाएं कितनी है। अक्षांश रेखाओं की अगर अपन बात करेंगे तो मानचित्र पर जितने अक्षांश रेखाएं हैं 181। क्यों, क्योंकि 171 तो हमने 9 तो हमने ऑलरेडी देख ली थी। दो अक्षांश रेखा यहाँ पे दो और ऐड हो जाती है, कौन सी, जो 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री आपके मानचित्र पर अक्षांश रेखा नहीं है, लेकिन सॉरी ग्लोब पर अक्षांश रेखा नहीं है, लेकिन यह आपके मानचित्र पर एक अक्षांश रेखा बन जाती है। कैसे, अगर आप इस ग्लोब को ऐसे अलग करोगे तो आपके जो ऊपर की उत्तर की रेखा है ये 90 डिग्री, तो फिर ऊपर पूरी एक रेखा बन जाती है। इसलिए यहां पर दो प्लस और हो जाएगा, एक 90 डिग्री वाला प्लस होगा और एक 90 डिग्री का दक्षिण का प्लस हो जाएगा। जो हम ग्लोब पर माइनस कर रहे थे यहां पे दो प्लस करनी पड़ेगी। तो यहां पे आपके मानचित्र पर अक्षांश रेखाएं कितनी हो जाएगी 181 हो जाएगी। इस बात का अच्छी तरीके से ध्यान रखना। तो ये मैं यहां पे लिख रहा हूं, अक्षांश रेखाएं 181 कहां पे, मानचित्र पे, और ग्लोब पे कितनी होती है, ग्लोब पे होती है 179। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कंफ्यूज हो गए हैं तो वापस समझा देता हूं एक बार, पुनः समझिए, ध्यान से समझिए कि देखिए अक्षांश कितने हैं। तो आप यूं करिए, अक्षांश उत्तर के कितने हो गए 90, दक्षिण के कितने हो गए 90, 90 और 90 कितने हो गए 180 अक्षांश है, चाहे ग्लोब पे कहो चाहे वो आपके मानचित्र पे कहो। 0 डिग्री को आप शामिल मत करना, क्योंकि 0 डिग्री अक्ष के साथ अंश 0 डिग्री का ही बनाता है और 0 डिग्री कोई अंश नहीं होता, इसलिए इसको 0 डिग्री को अक्षांश नहीं माना जाता। इसलिए 90 और 90 180। तो फाइनली आपको ये ध्यान रखना है कि टोटल अक्षांश कितने हैं, तो अक्षांश है 180। अब बात आती है कि अक्षांश रेखाएं कितनी है। रेखा उसे कहते हैं जो दो अक्षांशों को मिलाती है। अब मैं बात करूंगा कि कितनी रेखाएं मिलाती है। अगर अपन ग्लोब की बात करें तो ग्लोब पर 90 डिग्री जो ऊपर वाला है ये और 90 डिग्री ये दोनों अक्षांश तो है लेकिन अक्षांश रेखाएं नहीं है। इसलिए क्या करते हैं हम ये करेंगे कि 89 ऊपर हो गए, क्योंकि 90 हमें को काउंट नहीं करना है। 89 प्लस 89 और ये रेखा जरूर है। अब देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा है लेकिन अक्षांश नहीं है, तो एक ये काउंट हो जाएगा। 89 प्लस 1 बराबर 179। तो अगर मैं ग्लोब पर आपको पूछे कि अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं 179 है। और अगर पूछा जाए कि मानचित्र पर अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो मानचित्र पर आपके अक्षांश रेखाएं 179 के साथ में दो और जोड़ेंगे। दो कौन से जोड़ेंगे, दो हम जोड़ेंगे, एक तो उत्तर की 90 डिग्री और एक आपके दक्षिण की 90 डिग्री। तो दोनों जोड़ते ही आपके सीधी आपके 181 हो जाती है। ये है एग्जैक्ट आंकड़ा। बाकी तो अब क्या हर किताब में अलग अलग पढ़े हैं, क्योंकि किसी को भी ढंग से समझ में नहीं आया तो पता नहीं किसने क्या क्या लिख लिया। ये है बातें प्रामाणिक, आप अगर इसको याद करोगे तो फायदा ही है, इसमें नुकसान वाली बात नहीं आपके लिए। तो देखिए तो सिंपल सा है कि मैंने आपको इसकी अक्षांश रेखाओं की परिभाषा बता दी, और उसके अलावा मैंने आपको अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, अक्षांश क्या है, अक्षांश रेखाएं क्या, इनकी संख्या कितनी है, ये बता दी। अब मैं बात करता हूं आपके कि अक्षांश रेखाएं जो है इनकी और कौन कौन सी विशेषताएं हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। समझिए,
देखिए विशेषताओं की अगर अपन बात करेंगे तो सबसे पहली विशेषता ये कि जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं ये सारी की सारी अक्षांश रेखाएं आपके समानांतर है। समानांतर का क्या मतलब हुआ, जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं सारी की सारी समांतर है। समानांतर का मतलब ये हुआ कि इनके बीच का जो अंतर है वो समान है। देखिए ध्यान रखना कि आप चाहे 0 डिग्री से 1 डिग्री के बीच में जाओ, चाहे वो आपके 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में जाओ, चाहे 2 डिग्री से 3 डिग्री के बीच की दूरी तय करो, आप जितने भी अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी चेक करोगे तो वो हमेशा समान रहती है। और समान जो रहती है उस दूरी को हम समांतर बोलते हैं। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, इनमें किसी भी प्रकार का कोई फर्क आपके नहीं होता। और इस बात का ध्यान रखना कि जब दो देशांतर रेखा अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान है इसीलिए इसको समांतर रेखाएं कहते हैं। तो अब सीधा सवाल दूसरा ये बनता है, पहला सवाल तो ये बनता है कि अक्षांश रेखाएं समांतर होती है कि नहीं होती, क्योंकि देशांतर तो नहीं होती। अक्षांश रेखाएं समांतर होती है क्योंकि दोनों के बीच की दूरी जो है वो हमेशा समान रहती है, चाहे वो आप 89 से 88 के बीच की दूरी चेक करोगे, चाहे वो आपके 87 से उसके बीच की दूरी चेक करोगे, दोनों के बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी और इसलिए इनको हम समांतर रेखाएं बोलते हैं। अब बात दूसरा सवाल ये बनता है कि अगर ये समांतर है तो फिर इन दोनों के बीच का समान अंतर कितना है आखिर। तो समान अंतर कितना है, तब हमारे लिए उत्तर निकलता है 111.13 किलोमीटर। कितना निकलता है, 111.13 किलोमीटर एग्जैक्ट आंकड़ा। 111.13 किलोमीटर ही क्यों है, तो यहां पे वो बात महत्वपूर्ण आती है जब मैंने आपको यहां पे ये बताया था कि आपके व्यास कितना है। तो देखिए ध्रुवीय व्यास कितना है, 40,008 किलोमीटर। और कोई भी गोल वस्तु जो होती है, कोई भी गोल वस्तु होती है उसके अंदर टोटल कितने डिग्री होती है, 360 डिग्री होती है। तो आप एक काम करना, 40,008 में से आप 360 का भाग दे देना, तब आपके बराबर जो भी उत्तर निकलेगा वो आपके उत्तर आएगा दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। तो आप ध्यान से समझना कि 40,008 में से 360 का हमें क्या करना है, भाग देना है। तो आप विद्यार्थियों एक बात समझना, 40,008 क्यों, क्योंकि ये आपके पूरे के पूरे इस वृत्त की परिधि है। और 360 क्यों, क्योंकि एक वृत्त पूरा जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। इसलिए हम जब 40,008 में से 360 का भाग देंगे तो उत्तर कितना निकलेगा, ये उत्तर निकलेगा 111.13 किलोमीटर। तो आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा कैसी रहती है, समान रहती है, इसलिए इसको समांतर रेखाएं कहते हैं। और समांतर रेखाएं हैं तो इनके बीच की दूरी कितनी है, 111.13 किलोमीटर। और जब देशांतर रेखाएं आएगी तब हम यहाँ पे 40,075 बटा 360 करेंगे, तो वहां पे आप देखना उनके बीच की दूरी भी हमारे निकलेगी यहाँ पे। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं, पहली चीज। दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि प्रत्येक अक्षांश रेखा एक वृत्त का निर्माण करती है। आप चाहे 0 डिग्री से घूमोगे तो भी एक वृत्त बनेगा, आप 1 डिग्री से घूमोगे तो भी वृत्त बनेगा, अगर आप 2 डिग्री से घूमोगे तो भी एक वृत्त बनेगा, 3 डिग्री से घूमोगे तो भी एक वृत्त बनेगा। इसलिए हम कहते हैं कि प्रत्येक अक्षांश रेखा एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। किसका, पूर्ण वृत्त का। जब हम देशांतर पढ़ते हैं तब हमें आता है कि प्रत्येक देशांतर रेखा अर्धवृत्त का निर्माण करती है, जबकि प्रत्येक अक्षांश रेखा एक पूर्ण वृत्त बनाती है, पूरा वृत्त बनाती है। तो इस बात का भी ध्यान रखना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि अब बात ये आती है कि पूर्ण वृत्त बनाती है तो टोटल वृत्त कितने बनेंगे, टोटल अक्षांशीय वृत्त कितने बनने वाले हैं इस पूरे के पूरे ग्लोब पर। तो हम कहेंगे कि जितनी अक्षांश रेखाएं हैं उतने ही वृत्त बनने वाले हैं। तो ध्यान रखना, इस ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो हम कहेंगे कि इस ग्लोब पर टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी हो गई, तो 89 ऊपर हो गई, 89 नीचे हो गई, प्लस एक ये हो गई। तो हमारे ये कितना हो गया, हमारे हो गया ये आपके 89 प्लस 89, तो 80, ये हो गया 179। तो 179 आपके बन जाती है टोटल रेखाएं। टोटल वृत्त कितने बनेंगे, अक्षांश वृत्त। इसलिए देखना, आप मकर रेखा भी पढ़ते हैं, मकर वृत्त भी पढ़ते हैं, और हम ये भी पढ़ते हैं जैसे कर्क वृत्त, कर्क रेखा, विषुवत वृत्त, विषुवत रेखा। तो देखिए ऐसा क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये रेखा पूरा वृत्त बनाती है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको वृत्त भी लिखते हैं, उसको रेखा भी लिखते हैं। तो बहुत ही आसान सा मैटर था कि टोटल वृत्त कितने हो गए, 179। लेकिन इसमें से एक ग्रेट सर्किल भी है। क्या है, एक ग्रेट सर्किल भी है, जिसे अपन महान वृत्त कहते हैं।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी अक्षांश रेखा एक ग्रेट सर्किल का निर्माण करती है, कौन सी अक्षांश रेखा एक महान वृत्त का निर्माण करती है, और महान वृत्त के बारे में अगर पूछा जाए कि महान वृत्त कहते किसे हैं, तो महान वृत्त उसको कहा जाता है जो दो शर्तें पूरी करता हो। महान व्रत उसे कहते हैं जो दो शर्तें पूरी करता हो। पहला तो ये कि महान व्रत पृथ्वी को एक प्रकार से यूं कहिए कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता हो। महान व्रत किसे कहते हैं? ग्रेट सर्किल में दो बातें होती है, एक तो वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता हो, दो बराबर भागों में, ध्यान रखना, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता हो, और दूसरी विशेषता ये कि वो रेखा पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती हो, उसे हम कहते हैं ग्रेट सर्किल। क्या कहते हैं? ग्रेट सर्किल कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये रेखा है, ये रेखा पृथ्वी के केंद्र से होकर भी गुजर रही है और पृथ्वी को दो बराबर भागों में भी बांट रही है, इस वजह से इसको आपके एक ग्रेट सर्किल भी माना जाता है। तो इसको आपको क्या याद रखना है कि कौन सी अक्षांश रेखा एक ग्रेट सर्किल बनाती है, तब हम कहते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है, कौन सी? 0 डिग्री अक्षांश रेखा एक ग्रेट सर्किल का निर्माण करती है। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के संबंध में हमें क्या क्या बातें और ध्यान में रखनी है कि 0 डिग्री को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि यह पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती, इसलिए इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके अलावा दूसरा, आपके इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। विषुवत रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर विषुव की स्थिति रहती है। विषुव की स्थिति क्या होती है? विषुव का मतलब होता है जहां पर दिन व रात की अवधि समान हो, जहां पर दिन व रात की अवधि 12-12 घंटे की हो, उस स्थिति को विषुव कहा जाता है। इंग्लिश में इक्विनॉक्स कहते हैं, और इक्विनॉक्स की स्थिति इस 0 डिग्री पे रहती है, इसलिए इसको आपके विषुवत रेखा कहा जाता है। और इंग्लिश में इक्विनॉक्स के कारण इक्वेटर भी कहा जाता है। तो 0 डिग्री के बहुत सारे नाम हैं। इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, इसे विषुवत रेखा कहते हैं, इसे इक्वेटर भी कहते हैं, और इसे महान व्रत भी कहा जाता है, इसे ग्रेट सर्किल भी कहा जाता है। तो कौन सी एकमात्र अक्षांश रेखा है जो आपके ग्रेट सर्किल बनाती है? तो एकमात्र अक्षांश रेखा जो ग्रेट सर्किल बनाती है, और वो कौन सी है? वो है आपके 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जो क्या बनाती है? ग्रेट सर्किल बनाती है। और अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि पूरी पृथ्वी पर ग्रेट सर्किल कितने बनते हैं, आप उत्तर नहीं दे पाओगे। अगर आपके पास उत्तर हो तो मुझे बताना कि पूरी पृथ्वी पर कुल ग्रेट सर्किल कितने बनते हैं। ये आप उत्तर दोगे तो कल जब मेरी क्लास होगी तब मैं वापस इसका उत्तर बताऊंगा कि पूरी पृथ्वी पर ग्रेट सर्किल कितने बनते हैं। और ग्रेट सर्किल होता क्या है? दो शर्तें पूरी होनी जरूरी है, उसे अपन ग्रेट सर्किल कहते हैं। ऐसी रेखा जो पृथ्वी के केंद्र से होकर काल्पनिक रूप से गुजरती है और पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती हो, उसे हम ग्रेट सर्किल कहते हैं। और पूरी पृथ्वी पर कितने ग्रेट सर्किल बनते हैं, तो आपको उत्तर बताना मुझे कि कौन कौन से ग्रेट सर्किल बनते हैं, कितने बन सकते हैं, ये बात आपको मुझे बतानी है। अब मैं आपको अगली इस अक्षांश रेखा की विशेषता पे ले जाना चाहूंगा। तो अक्षांश रेखाएं समांतर है, इनके बीच की दूरी बता दी मैंने। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि जैसे जैसे आप अक्षांश, अच्छा, ये 0 डिग्री आपकी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। 0 डिग्री के उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और 0 डिग्री के दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। ठीक है, एक उत्तरी गोलार्ध कहते हैं जो 0 डिग्री के उत्तर में है, और दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं जो 0 डिग्री के दक्षिण में है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपके 0 डिग्री दोनों पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। अब यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि 0 डिग्री से ये जितने भी दो बताते हैं, कोई 181 बता रहा, सारे गलत उत्तर है। पूरी पृथ्वी पर ग्रेट सर्किल कितने बन रहे हैं, ये जितने भी उत्तर आए हैं अभी तक सारे के सारे गलत है, एक भी उत्तर अभी तक सही नहीं आया है। ठीक है, मेरी नजर में अभी तक एक भी सही नहीं आया है। अब 0 डिग्री से जैसे जैसे आप दूर जाओगे, चाहे आप उत्तर की ओर जाओ चाहे आप दक्षिण की ओर जाओ, जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे इस अक्षांशीय वृत्त की परिधि बताइए घटती जाएगी कि बढ़ती जाएगी? 0 डिग्री से जैसे जैसे आप दूर जाओगे, चाहे उत्तर में जाओ चाहे दक्षिण में जाओ, इनके बीच की
इनका जो परिधि है ये घटती जाएगी कि बढ़ती जाएगी? अब बताइए। तो सीधी सी बात है कि जैसे जैसे आप 0 डिग्री की उत्तर या दक्षिण में जाओगे, आपके अक्षांशीय वृत्त की परिधि निरंतर क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। ये बात भी आपको याद रखनी है कि 0 डिग्री के उत्तर में जाओ तो भी परिधि घटेगी और दक्षिण में जाओगे तो भी परिधि घटेगी। और सबसे कम ये एक निकेश कुमार का उत्तर सबसे सही निकला है अभी तक, बाकी किसी का भी उत्तर अभी तक सही नहीं आया है। ऑलमोस्ट सभी ने गलत बताया है। तो 0 डिग्री से जैसे जैसे दूर जाएंगे अक्षांश रेखाओं की परिधि घटती जाएगी। और एक और बात, दो अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है, जो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है, उस दूरी को क्या कहते हैं? उस दूरी को कहा जाता है क्या? उस दूरी को हम कहते हैं कटिबंध। क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। और ध्यान रखना विद्यार्थियों कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे कहलाती है। एक निकेश कुमार का उत्तर सही आया है कि ग्रेट सर्किल अनंत बनते हैं, एक नहीं बनता है। इस पूरी पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं से ग्रेट सर्किल एक ही बनता है, लेकिन अगर मैं पूरी पृथ्वी पर ग्रेट सर्किल की बात करूं तो अनंत बनते हैं। कैसे बनते हैं विद्यार्थियों? देखना, ये जैसे पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है। देखिए, अब 0 डिग्री का जो ये केंद्र है, इस केंद्र को आप कोई भी रेखा ले लो, कोई भी रेखा, ऐसी रेखा को रंब लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंब लाइन कहा जाता है। और इस रंब लाइन को आप पूरा करोगे तो वो ग्रेट सर्किल बन जाता है। ऐसी अनंत रंब लाइन बनाई जा सकती है, अनंत रंब लाइन बनाई जा सकती है। और जब रंब लाइन अनंत है तो यहाँ पे ग्रेट सर्किल भी अनंत बनते हैं। विद्यार्थियों ध्यान रखना इस बात का कि ग्रेट सर्किल पृथ्वी पर अनंत बनते हैं। ग्रेट सर्किल की दो विशेषताएं जरूरी हैं। पहली विशेषता ये कि वो रेखा केंद्र से होकर गुजरनी चाहिए, और दूसरी विशेषता ये कि आपके वो रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में भी बांटनी चाहिए। अब उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेट सर्किल कहते हैं। और पृथ्वी के ऊपर अनंत ग्रेट सर्किल बनते हैं। तो रंब लाइन जहां जहां आपके मिलेगी, जो ये दो ग्रेट सर्किल लिख रहे हैं वो अपने ज्ञान को सुधार दीजिए भाई। अक्षांश रेखाओं से एक ग्रेट सर्किल बनता है, और अगर सारे ग्रेट सर्किल की बात करेंगे तो पृथ्वी पूरी पर अनेक अनंत ग्रेट सर्किल बनते हैं। मैंने आपको बता दिया। जैसे मान लेते हैं यहां से एक रंब लाइन खींचते हैं केंद्र की ओर और उसके पूर्ण करते हैं तो ये ग्रेट एक सर्किल और बन जाता है। तो इनफिनाइट ग्रेट सर्किल बनते हैं, 1 2 4 5 नहीं बनते। अक्षांश से एक ही ग्रेट सर्किल बनता है, 0 डिग्री वाला। इस बात का आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना विद्यार्थियों। मैं आगे वापस बिंदु पे आ रहा हूं। तो देखिए, तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। और जो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम गोरे कहते हैं। इस बात को भी आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना। एक चीज़ और मैं यहाँ पे, जब बात चली ग्रेट सर्किल की, तो मैं एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहूँगा। यहाँ पे एक शब्द आता है एंटीपोडल। क्या शब्द आता है? एंटीपोडल शब्द आता है। एंटीपोडल का मतलब क्या होता है? देखिए, एंटीपोडल का मतलब ये होता है कि जब आप है वो किसी, जैसे हम यहाँ पे राजस्थान में बैठे हैं, यहाँ जैसे मैं यहाँ पे बाड़मेर में बैठा हूँ, तो बाड़मेर के इस ग्लोब के जस्ट विपरीत का जो स्थान है उसे हम एंटीपोडल कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप किसी इस स्थान पे खड़े हैं, इस स्थान के जस्ट विपरीत का जो स्थान है वो एंटीपोडल कहलाता है। क्या कहलाता है विद्यार्थियों? एंटीपोडल। ये नाम क्यों पड़ा? ये इसलिए पड़ा कि लंदन के ठीक विपरीत जो स्थान है वो न्यूजीलैंड के आसपास है और वो एंटीपोडल द्वीप है। कौन सा है? एंटीपोडल द्वीप। तो इस हिसाब से देखिए, तो पृथ्वी के ऊपर, इस ग्लोब के ऊपर जो ठीक विपरीत स्थान होता है उसे एंटीपोडल कहा जाता है। और ध्यान रखना विद्यार्थियों, यहाँ पे एक और मस्त चीज बताने वाला हूं कि एक सवाल देता हूं आपको कि अगर आप उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर खड़े हैं, आप उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर खड़े हैं, तो आपका एंटीपोडल पॉइंट कौन सा होगा? आपके ठीक विपरीत स्थान कौन से अक्षांश रेखा पर होगा? ऐसा सवाल मैं आपको दे रहा हूं। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो मुझे बताना कि आपका ठीक एंटीपोडल कौन सा है, और तभी मैं मानूंगा कि आपको वास्तव में टॉपिक समझ में आया है। अन्यथा तो वही समय, क्योंकि अधिकांश विद्यार्थी समय ही एक प्रकार से करते हैं। ठीक है, एंटीपोडल पॉइंट। तो मुझे बताना कि अगर आप 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर खड़े हैं तो आपका एंटीपोडल पॉइंट कौन सा होगा?
ये सवाल हालांकि रीट के लेवल का नहीं है, थोड़े बड़े लेवल का है, बट सवाल परीक्षा में ये बनता है। ठीक है, तो निकाल के बताना। अपन आगे और चलते हैं कि आगे और क्या क्या पॉइंट इसके हो सकते हैं। तो देखिए, ये होगी हमारे अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं। तो अक्षांश रेखाओं की परिभाषा हो गई, नंबर हो गए, विशेषताएं हो गई। अब हम देखेंगे आपके मुख्य मुख्य अक्षांश रेखाएं कौन सी है। तो मुख्य मुख्य अक्षांश रेखाओं की अगर अपन बात करेंगे तो देखिए, कुछ उत्तर सही भी आ रहे हैं, अधिकांश गलत भी आ रहे हैं। तो विद्यार्थियों, एंटीपोडल को मैं क्लियर करते हुए चलता हूं कि एंटीपोडल हमेशा वहां पे होगा कि आप जिस अक्षांश पर खड़े हैं, जैसे मान लो आप 40 डिग्री पे खड़े हैं, तो आपका एंटीपोडल भी 40 डिग्री ही होगा। अगर आप 40 डिग्री नॉर्थ में खड़े हैं तो एंटीपोडल साउथ में होगा। अगर आप 23.5 डिग्री नॉर्थ में खड़े हैं तो आपका एंटीपोडल 23.5 डिग्री साउथ में होगा। अगर आप 20 डिग्री नॉर्थ में खड़े हैं तो आपका एंटीपोडल 20 डिग्री साउथ में होगा। तो ध्यान रखना, एंटीपोडल का मतलब हमेशा वही अक्षांश होगी, वही अक्षांश होगा, लेकिन बस आपका गोलार्ध चेंज हो जाएगा, गोलार्ध चेंज हो जाएगा, बाकी वो का वही रहने वाला है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई फर्क है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट सारी बातें हो गई। अब मैं लास्ट पॉइंट लाता हूं अक्षांश रेखाओं का, कि अक्षांश रेखाएं जो है, उन अक्षांश रेखाओं की मुख्य मुख्य रेखाएं कौन कौन सी है, इसके ऊपर अपन बात कर लेते हैं कि जो मुख्य मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं उनमें अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो देखिए ये यहाँ पे आ जाते हैं अपन। ये अक्षांश रेखाओं की बात करें तो चलो मैं नया एक ले लेता हूं और उसमें आपको बता देता हूं कि मुख्य मुख्य अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी है। देखिए, ये 0 डिग्री, ये है सबसे मेन अक्षांश रेखा, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये है पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। इसके उत्तर के भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, इसके दक्षिण के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, इसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, मैंने ये भी बात आपको बता दी। तो 0 डिग्री का मैंने बता दिया। उसके बाद उत्तर में 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को हम कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं, कर्क रेखा। अगर अब आपसे कोई सवाल पूछे कि कर्क रेखा पृथ्वी के अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, तब हम कहते हैं 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, कर्क रेखा। उसी भांति दक्षिण में जो 23.5 डिग्री की रेखा है उसे हम कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं, मकर रेखा। इसकी भी बड़ी कहानी है कर्क रेखा और मकर रेखा की, लेकिन अभी उसको सुनाने का इतना टाइम हमारे पास नहीं है। उसके ऊपर जब ऊपर जाते हैं तो 66.5 डिग्री आता है, 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ, इनके भी नाम है। 66.5 डिग्री नॉर्थ को आर्कटिक रेखा कहते हैं, आर्कटिक वृत्त भी कहते हैं, वृत्त और रेखा दोनों ही कहते हैं। क्यों, क्योंकि प्रत्येक अक्षांश रेखा क्या बनाती है, वृत्त बनाती है। तो कर्क को रेखा भी कहते हैं, कर्क को वृत्त भी कहते हैं। ठीक है ना, मकर को रेखा भी कहते हैं, मकर को वृत्त भी कहते हैं। एंटार्कटिका, अंटार्कटिक रेखा भी कहते हैं और आपके इसको वृत्त भी कहा जाता है। ठीक है, और फिर 90 डिग्री ये आपके उत्तरी ध्रुव आ जाता है और ये 90 डिग्री आपके दक्षिणी ध्रुव आ जाता है। ये मेन आपके क्या है, ये अक्षांश रेखाएं हैं मेन। अब देखिए, ये जो आपके कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है, यहाँ पे सूर्य की जो किरणें होती है ये ऑलमोस्ट कैसी पड़ती है, ऊपर रहती है। इस वजह से यहाँ टेम्परेचर अधिक होता है। जलवायु क्षेत्र में मैं आपको आगे समझाऊंगा कि क्या क्या होता है। तो इस पूरी जलवायु को हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। जैसा कि मैंने विद्यार्थियों बताया कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को कहते हैं कटिबंध। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच कौन सा कटिबंध है, उष्ण कटिबंध। उसके बाद में 66.5 डिग्री और 23.5 डिग्री के बीच का एरिया, उत्तर का और दक्षिण दोनों में बीच क्या कहलाता है, वो है आपके शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। और आपके 66.5 से 90 के बीच का एरिया उत्तर में भी और दक्षिण में भी, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है शीत कटिबंध। तो ध्यान रखना कि इन अक्षांश रेखाओं के द्वारा हमारे जलवायु क्षेत्रों का, जलवायु कटिबंध का, कटिबंध को इंग्लिश में जोन कहते हैं, जलवायु क्षेत्रों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, इन्हीं अक्षांश रेखाओं के द्वारा किया जाता है। तो इस बात को विशेष तौर पे ध्यान रखना कि अक्षांश रेखाओं का सबसे बड़ा उपयोग क्या है, जलवायु क्षेत्रों का निर्धारण करना। किसका निर्धारण करना, जलवायु क्षेत्रों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, अक्षांश रेखाओं के द्वारा किया जाता है। और पूरी दुनिया को विस्तृत तौर पर कौन कौन सी जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, 1, 2, 3, 4 और 5,
पूरी दुनिया को विस्तृत तौर पर 5 जलवायु क्षेत्रों में है वो बांटा गया है। कौन कौन से? आपके उत्तरी गोलार्ध के अंदर शीत, शीतोष्ण और उष्ण 3 हो गए। फिर नीचे दक्षिणी गोलार्ध में शीतोष्ण और शीत, टोटल कुल मिला के 5 कटिबंध हो जाते हैं, जलवायु क्षेत्र हो जाते हैं। तो ये जलवायु क्षेत्रों का जो निर्धारण है वो सारा का सारा इनके द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? अक्षांश रेखाओं के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। ये भी हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये बातें थी किसके संबंध में? अक्षांश रेखाओं के संबंध में। और अब हम आगे बात करने वाले हैं देशांतर रेखाओं के संबंध में कि देशांतर रेखाओं का क्या क्या मैटर है। ठीक है, तो ये मेन अक्षांश रेखाएं हो गई और हमने ये देख लिया कि एंटीपोडल पॉइंट क्या होते हैं और एंटीपोडल पॉइंट कैसे निकाले जाते हैं। इसके अलावा हमने ये देख लिया था कि अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं क्या क्या होती है, समांतर होती है, इनके बीच की दूरी 111.13 किलोमीटर होती है। क्यों होती है वो भी हमने बात कर ली। पूर्ण वृत्त की बात कर ली। ठीक है, ग्रेट सर्किल क्या होते हैं, इनके नंबर कितने हैं, ये सारे के सारे आपके 12th तक का जो मटेरियल था वो हमने पूरा अक्षांश रेखाओं से रिलेटेड कवर कर लिया। अब हम बात करेंगे अक्षांश रेखाओं के बाद में दूसरा जो नंबर आएगा वो आएगा किसका? देशांतर रेखाओं का। ठीक है, तो अब आप समझिए हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। आकार पढ़ लिया, अक्ष कक्ष पढ़ लिया, अक्षांश पढ़ लिए और अब हम आए हैं तीसरे और लास्ट पॉइंट पे, देशांतर। आज देशांतर तक कोशिश करेंगे, उसके बाद में कल से गतियां और जलवायु ये भी कल ले लेंगे। तो अगर ऐसे ही ढंग से चलता रहा तो कल हम 6ठी क्लास की भूगोल पूरी कर लेंगे। ये 6ठी की नहीं है, साथ में 12वीं क्लास की भी है, तो इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना। हालांकि क्लास से महत्वपूर्ण है। आप लोग तो क्या है ना, मेरी एनर्जी ये ज़्यादा बुलवा के ख़राब कर दोगे। बाकी अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो मैं बहुत कुछ अच्छा आप करवा सकता हूँ, लेकिन आज आपने जो मेरी एनर्जी ख़राब की आवाज़ के कारण, तो उसकी वजह ये हो सकती, अभी तक देशांतर पूरे हो जाते, लेकिन आप लोगों की वजह से देशांतर आज शायद ही पूरे हो पाए। फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको देशांतर भी करवा दूं। ठीक है, तो अब आते हैं देशांतर रेखाओं के ऊपर। देशांतर रेखाओं को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और लॉन्गिट्यूड का क्या मतलब होता है? लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है आपके एक प्रकार से देशांतर रेखाएं जो आपके एक यूं कहिए कि उत्तर से दक्षिण खींची जाती है। तो इसमें हम 3 चीजें समझेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे और उसके बाद में इसकी भी हम विशेषताएं देखेंगे और उसके बाद में हम इसकी देखेंगे कि मुख्य देशांतर रेखाएं कौन कौन सी है। जो बातें हमने अक्षांश में देखी है वो बातें हम वो इस देशांतर में भी देखेंगे। ठीक है, मेरा पूरा प्रयास यही है कि मैं आपको ये सारे टॉपिक करवा दूं। विश्व भूगोल पहले करवा दूं, उसके बाद इकोनॉमिक्स करवा दूं, उसके बाद में मैं आपको वो ये हिस्ट्री के टॉपिक भी करवा दूं। बस आप लोगों का साथ बना रहना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज कुछ भी नहीं हो पाएगा। बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता है, बड़ी मुश्किल से टाइम निकालते हैं, आप उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे। नौकरी लगने के बाद आपको पता चलेगा कि टाइम निकालना कितना मुश्किल काम होता है। अभी आप बेरोजगार हो तो आपको पता नहीं है कि टाइम का क्या ना, आपके पास 24 आवर रहते हैं पढ़ने के लिए। हम लोगों की हालत ये नहीं है। हम लोगों की हालत ये है कि 8-10 घंटे हमें ऑफिस का काम करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, उसके बाद जाके आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा निकालते हैं। और आपको यहाँ पढ़ाने से पहले आधा घंटा 1 घंटा हमें पढ़ना पड़ता है, तब जाके हम पढ़ा पाते हैं। इतना आसान थोड़ी होता है कि हम कोई ऐसे रोबोट तो है नहीं कि हमें सब याद है, ये भी नहीं है। पूरा मेहनत करनी पड़ती तब जाके हम यहाँ खड़े रह पाते हैं। तो जब तक आप बेरोजगार हैं तब तक आपको टाइम की वैल्यू पता नहीं चलेगी। जिस दिन आप नौकरी लगोगे ना, उसके बाद आपको पता चलेगा कि टाइम मिलना कितना मुश्किल है और टाइम कितना मुश्किल से मिलता है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत बाद में पता चलेगी, अभी आपको पता नहीं चलेगी। फिर आपको ये भी पता चलेगा कि आवाज़ उतनी मुश्किल से क्यों निकलती है, ये भी आपको बाद में पता चलेगा। ठीक है, सबसे पहले आते हैं परिभाषा पे कि ये देशांतर रेखाएं कहते किसे हैं। देखिए सिंपल सा मैटर है कि सबसे पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है इस परिभाषा में। हम परिभाषा ले रहे हैं, परिभाषा में सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम अक्षांश के साथ में तुलना करते हुए चलेंगे। दूसरी बात ये कि जितनी भी रेखाएं हैं ये उत्तर से दक्षिण खींची जाती है। यहाँ दक्षिण से उत्तर लिखोगे तो भी गलत नहीं है। और जो अक्षांश रेखाएं हैं वो आपके पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम थी। देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर है। ठीक है, दोनों काल्पनिक है। तीसरी बात, अब ग्लोब के ऊपर उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। परिभाषा क्लियर कि उत्तरी ध्रुव ग्लोब पर
किस पर? ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम क्या कहते हैं? इन काल्पनिक रेखाओं को हम कहते हैं देशांतर रेखाएं, बहुत सरल शब्दों में। ठीक है, तो ये परिभाषा इसकी तय हो गई कि काल्पनिक रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब बात आती है कि इनके नंबर्स कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है, या फिर आप थोड़े से कंफ्यूज होने वाले हो कि इनकी संख्या कितनी है। पहली चीज देखो, देशांतर रेखाएं यहां से 0 डिग्री से शुरू होती है और इस हिसाब से चलती है। देखिए, देशांतर रेखाएं ध्रुवों से निकलती है और ध्रुवों पर आकर मिलती है। ठीक है, ध्रुवों से निकलती है, ध्रुवों पर आकर मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये देशांतर रेखाएं जितनी भी है कितनी है, मैं आगे आपको बात कर रहा हूं। देखो, देशांतर रेखाएं अगर अपन बात करेंगे, ग्लोब के ऊपर बात करेंगे, तो ग्लोब पर क्या मैटर है और मानचित्र का क्या मैटर है, दोनों के ऊपर अलग अलग मैटर बैठेगा, ग्लोब पर और मानचित्र पर। अगर परीक्षा में पूछे ग्लोब पर कुल देशांतर की संख्या कितनी है, तो ग्लोब पर कुल देशांतर कितने होंगे? 180 होंगे इधर और 180 होंगे इधर। ठीक है, और एक बीच की रेखा 0 डिग्री। तो आप यूं कहिए कि 180 प्लस 180 प्लस 1, ये तो होगी 361। लेकिन 180 यहां पे कॉमन हो रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक माइनस में एक कर देंगे, तो रेखाएं कितनी बचेगी? 360। तो अब देखिए, पूरे ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 रेखाएं। कितनी है? 360। क्यों? क्योंकि 180 इधर से पश्चिम की, 180 पूर्व की और एक बीच की, तो 361 हो गई। लेकिन 180 कंटिन्यू 2 बार काउंट हो रही है, तो 2 बार काउंट हो रही है, एक बार पूर्व से भी काउंट हो रही है, पश्चिम से भी काउंट हो रही है। मतलब एक सामान्य उदाहरण दे, कोई व्यक्ति अगर यहां से रवाना होता है, 2 व्यक्ति रवाना करते हैं, एक व्यक्ति इधर से, एक व्यक्ति इधर से। ठीक है, और दोनों ही एक एक रेखा काउंट करते जाएंगे। ये 1 2 3 4 काउंट करते करते इसने 180 काउंट कर ली। इधर से ये भी रवाना हुआ और इसने 1 2 3 4 करते करते इसने इसको काउंट कर लिया। तो देखिए, इस व्यक्ति ने भी 180 को काउंट किया, इस व्यक्ति ने भी 180 को काउंट किया। इस वजह से क्या हुआ? इस वजह से 180 डिग्री जो थी वो 2 बार काउंट हो गई। इसलिए हम क्या करेंगे, एक घटा देंगे यहां से, तो हमारे पास में ग्लोब पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं बचेगी? 360 देशांतर रेखाएं हमारे पास ग्लोब पर होगी। अब बात करते हैं कि मानचित्र पर क्या मैटर होगा। मानचित्र पर हमारे पास जो रेखाएं होगी वो होगी 361, 361। क्यों? क्योंकि वहां पर 180 दो जगह होती है, 2 बार काउंट होती है और 2 ही है वो। कैसे? देखिए, यहां पे आइए, यहां पे 180 इधर भी काउंट होगी, 180 इस साइड भी काउंट होगी। तो आप मानचित्र पर देखोगे तो ये 180 2 है, अगर अपन ग्लोब पर देखेंगे तो 180 1 ही है। इस वजह से हम कहते हैं कि अगर सवाल ऐसे आए कि मानचित्र पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 361, और अगर ग्लोब पर पूछे तो कितनी है? 360। ठीक है, ध्यान रखना, ग्लोब पर कितनी है? 360, और मानचित्र पर कितनी है? 361। अच्छा, एक बात और, अगर सवाल ये पूछे न ग्लोब लिखे न मानचित्र लिखे, सीधा यही लिखे कि कुल देशांतर रेखाएं हैं, तो हम किसकी उत्तर लिखेंगे? ग्लोब का। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की प्रतिकृति ग्लोब है, तो पृथ्वी की प्रतिकृति ग्लोब है, तो कुछ नहीं लिखेंगे तो उत्तर अपने आप ही ग्लोब का ही देना पड़ेगा। तो हमें क्या देना है? तो हमें देना यहाँ पे ग्लोब देना है, और ग्लोब का उत्तर क्या आएगा? 360। तो हमें इनकी रेखाओं की संख्या पता चल गई। अब देखिए, आगे आते हैं इसकी विशेषताओं के ऊपर कि अक्षांश देशांतर रेखाओं की विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, पहली विशेषता से पहले ये भी हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि काल्पनिक रेखाएं वगैरह वगैरह, और हमने देशांतर रेखाओं के साथ में अक्षांश रेखाएं भी देख ली है कि ग्लोब पर कितनी है और मानचित्र पर कितनी है। आप अगर समझना चाहोगे तो मैंने इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है। अगर आप पूर्व ज्ञान के ऊपर अड़े रहोगे तो फिर आप अपना हिसाब से उत्तर मानने वाले हो, लेकिन यहाँ देखो मैंने सारी चीजें स्पष्ट कर दी है। अगर प्रश्न पूछ लिया, हालांकि अभी तक पूछा नहीं ऐसा कि देशांतर रेखाएं कितनी है मानचित्र के ऊपर, इसलिए आपका मामला सही चल रहा है। लेकिन जैसे ही आपके कभी पूछ लिया कि मानचित्र पर, और उस दिन 360 करके आओगे, उस दिन आपका प्रश्न गलत होगा। अभी तक ठीक चल रहा है, मानचित्र पर 361 और ग्लोब पर 360, क्योंकि मानचित्र पर 180 डिग्री को दोनों जगह काउंट हो जाती है, क्योंकि वो है भी 2, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये थी इसकी परिभाषा। अब हम बात करेंगे इसकी विशेषताओं की। अब ये विशेषताओं की बातें जो है ये आगे कल करेंगे, आज क्लास इतनी रहेगी। हम भी थक गए, गला भी थक गया,
क्योंकि आपने बहुत ज़ोर से बुलवाया आज मुझे। मेरी आवाज़ बहुत धीमे रहती है हमेशा, मैं इतना तेज़ नहीं बोलता हूँ, बहुत धीरे बोलने वाला टीचर हूँ। और आप लोगों ने आज जितना हो सकता है उतना तेज़ करवाया ना, तो गला मेरा जाम हो गया। ठीक है, अब मोबाइल आपका ख़राब है, स्पीकर आपका ख़राब है, ज़ोर से आपने मुझे बुलवाया, इस वजह से है वो अपनी आवाज़ इतनी रहेगी। तो विद्यार्थियों बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लाइव जुड़े। कल वापस 6:30 बजे इसी समय फिर मिलेंगे और हम इस चैप्टर को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि कल से आप वापस ये आवाज़ वाली बातें नहीं करोगे। ठीक है, तो ढंग से समझना, अच्छे से मस्त रहना, पढ़ते रहना। और एक बात लास्ट चलते चलते और कह दूं कि ये पढ़ने के बाद आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, अच्छे से रिस्पॉन्स देना, अदरवाइज़ आपको पता ही है कि हम लोग कभी भी बंद कर लेते हैं, क्योंकि न तो हमें सब्सक्राइबर की आवश्यकता है और न हमें किसी भी प्रकार की ऐसे आंकड़ों का मोह माया है। ठीक है, तो आगे बढ़ाते रहना क्लास को, अपने साथियों को भी जोड़ना ताकि लोगों को फ़ायदा हो यहाँ पे, और आपका रिस्पॉन्स बहुत ज़रूरी है। ठीक है, धन्यवाद, चलते हैं, शुभ रात्रि, मस्त पढ़िए, कल फिर मिलते हैं 6:30 बजे।